नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े इंतजार के बाद, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जरा जो अपनी भूमिका उसकी है उस भूमिका में नजर आए। नजर तो आ गई सुप्रीम कोर्ट उस भूमिका में, और जिस भूमिका में नजर आई है उस भूमिका को आज बेहतर तरीके से हमें समझना जरूरी है। एक कठोर फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और राष्ट्रपति पर फैसला लिया है। इस दौर में जब सरकार के मंत्रियों संतरियों के खिलाफ फैसले नहीं हो पाते हैं, जब नफरत फैलाने वाले एजेंडाधारियों के खिलाफ नहीं फैसले हो पाते हैं, उस दौर में राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच थी, और मोदी शाह का खेल, वो खेल जो संवैधानिक संस्थाओं के जरिए या संवैधानिक पदों पर बैठाए गए लोगों के जरिए दिल्ली में बैठी गुजरात लॉबी खेलती है। विपक्ष शासित राज्यों में कोई कानून बनाना मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है, राज्य चलाना मुश्किल हो जाता है। उस पर करारा प्रहार किया है सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन ने। शुरुआत ये राज्यपाल रवि से हुआ, जो राज्यपाल हैं, 2021 में राज्यपाल बने, आईपीएस अफसर रहे हैं, सीबीआई में रहे हैं। वही सीबीआई जिसको सरकार का तोता बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था। देखिए कड़िया कैसे जुड़ती है। उसी सीबीआई में रहे हुए रवि साहब जो राज्यपाल 2021 में बनाए गए, उन्होंने तमिलनाडु सरकार के 10 बिलों को रोक रखा था। ये न्यूज तो आपके लिए पुरानी हो गई होगी, क्योंकि 8 अप्रैल का फैसला है और 8 अप्रैल के फैसले के बाद ये खबर सब जगह बताई गई। लेकिन राष्ट्रपति वाला एंगल, वो जब ऑर्डर अपलोड हुआ 11 अप्रैल को, अपलोड जब हुआ, तब ये मामला सामने आया कि फैसले में राष्ट्रपति पर बड़ा कठोर निर्णय लिया गया है और बहुत कठोर गाइडलाइंस दी गई है। अब राष्ट्रपति भी एक सिस्टम बना हुआ था। राज्यपाल बिल को लटकाए रखने के बाद राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज देते थे। राष्ट्रपति के पास पड़ा रहता था तो फिर बहुत दबाव बढ़ा तो राष्ट्रपति दोबारा संशोधन के लिए राज्य को भेज देती थी। ये सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट के समझ में आ गया और उन्होंने इस सिस्टम पर करारा चोट कर दिया। अब राष्ट्रपति के लिए भी मात्र 3 महीने की समय सीमा है। या तो बिल को मंजूरी दीजिए, अगर नहीं मंजूरी दे रही हैं तो नामंजूर करने की वजह बताइए, और जब आप वजह बताएंगी तो वजह को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि वो संवैधानिक है या नहीं है। अगर आपने केंद्र के कानून को तवज्जो दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस पर यह विचार कर सकता है कि यह मनमानी और पक्षपातपूर्ण तो नहीं है, ये पूर्वाग्रही तो नहीं है। तमाम इस फैसले की बारीकियां हैं। मैं उतना बेहतर बारीकी कानून का नहीं बता सकता जितना बेहतर बलराज सिंह मलिक साहब बता सकते हैं। इसलिए बलराज सिंह मलिक साहब को हमने जोड़ा है चर्चा में। कंट्रोल रूम जोड़िए। स्वागत है आपका मलिक साहब, स्वागत है आपका। जब भी सुप्रीम कोर्ट और देश के मसले होते हैं, कानून का मसला होता है, तो एक मुखर आवाज मलिक साहब की हमेशा सामने आती है। मलिक साहब, जरा पहले तो थोड़ा फैसले को हम लोग डिटेल में समझें आपके जरिए कि ये फैसला क्या है, इस फैसले के मायने क्या हैं, इस फैसले से क्या मोदी और शाह का वो खेल जो विपक्षी राज्यों में खेलते हैं, विपक्ष शासित राज्यों में, उस खेल पर रोक लग जाएगा। थोड़ा पहले टेक्निकल इशू समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब। देखिए, इंडिया एक फेडरल सिस्टम है, एक देश राज्यों का देश है। और यहाँ जो हमारा कह रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी, इसमें ज़्यादा पावर ये नहीं है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, देश को एक रखने के लिए उसको कुछ पावर हैं। एक अलग-अलग शेड्यूल है काम करने का। यूनियन गवर्नमेंट का अलग ज़िम्मेवारी है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग ज़िम्मेवारी है। अब तो ग्राम पंचायत और लोकल बॉडीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं। उनके लिए अलग चैप्टर जोड़ दिया, उनको भी अलग से ड्यूटी दी है। ये दिया है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। ये कांग्रेस के जिस वक़्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये काम किया। बहुत अच्छा काम था ये। मगर इसमें एक अधूरा अभी भी बचा हुआ है कि एमएलए, एमपी को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। गाँव के सरपंच, पंच, जिला परिषद के मेंबरों को, पार्षदों को शहरों में, इन सबको एक डीसी सस्पेंड कर सकता है। जनप्रतिनिधियों को
सरकारी अफसरों द्वारा सस्पेंड करने का मतलब है अंग्रेजी हुकूमत, यानी शासन, नॉट डेमोक्रेसी। एक तो इसको भी खत्म करने की जरूरत है। दूसरा, इन्होंने जो गवर्नर के पोस्ट को यूज किया वो ऐसे ही कर रहे थे सारे के सारे, पहले भी वो दुरुपयोग हुआ, और इन्होंने तो क्या किया, 2 नंबर कर दिया उसका भी। 2 नंबर का क्या मतलब है, बिना राष्ट्रपति शासन लागू किए राष्ट्रपति को ही ऐसा बना दिया, या उस गवर्नर को ऐसा बना दिया जैसे मदारी का बंदर होता है, और गवर्नर के पद को बहुत गिरा दिया मिस्टर रवि ने, क्योंकि उसकी आदत, वो कोई, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता। मैं नहीं कहूंगा इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पता है ऐसे लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने वाले आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, इनको लेश मात्र नहीं, इनको नौकरी करनी है, और ये सब मदारी के बंदर की तरह व्यवहार कर रहे हैं देश में। मैं ये नहीं कहता कि वो सारे इस करैक्टर के आदमी, हालात देश में ऐसे हैं, अच्छे अफसरों को भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बचा नहीं पाई है, इसलिए लोगों ने सोचा लंबे लेटना ही अच्छा है, उससे प्रमोशन मिलेगी, नौकरियां मिलेगी, आफ्टर रिटायरमेंट जॉब मिलेगा। ये माहौल देश में शासन व्यवस्था के तहत होने वाला है कि बॉस को खुश रखो, जो मर्जी करो। और डेमोक्रेसी में बॉस वॉस नहीं होता कोई भी, देयर इज नो बॉस। इवन देश का राष्ट्रपति जो ये कह रहे हैं ना, शासनाध्यक्ष देश का, डेमोक्रेसी में कोई अध्यक्ष वध्यक्ष नहीं होता शासन में, शासन ही नहीं, शासन अध्यक्ष काहे का। डेमोक्रेसी में केवल और केवल जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहां जहां शब्द पावर है, आने वाले समय में ये भी अमेंडमेंट होगा, पावर शब्द को खत्म करना पड़ेगा जड़ मूल से। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शासन में पावर होती है। और जो ये खेल तमाशा कर रहे हैं गवर्नर के जरिए या डीसीओ के जरिए, स्टेटों को भी समझना होगा कि वो डीसीओ को जो महत्व दे रखा है इन लोगों ने, वो सारे के सारे उसी तरह से जैसे रानी महाराजा काम करता था इंग्लैंड से, गवर्नर जनरल के जरिए वो पूरे देश में नकेल कसता था। जैसे भालू को नकेल कसी जाती है ना, भालू का तमाशा करने वाला जो भालू की नाक में नकेल कस के रखता है उसको, या बंदर का मदारी उसको तमाशा दिखाने के लिए रखता है, ये शासन में चलता है। और इस देश में डेमोक्रेसी के बाद 50 में संविधान लागू होने के बाद लगातार इन चीज़ों का डेमोक्रेटिक विचार जो है, डेमोक्रेसी जो है उसको सोचने वाले लोग बड़े परेशान थे देश के अंदर, कि सारे के सारे लोग जो भी पावर में आ जाता है, जिसको पावर शब्द यूज़ कर लिया, जो भी डेमोक्रेसी में ज़िम्मेदारी के साथ आता है, इन लोगों ने उसको अपने बाप की खैरात समझ लिया और उसको राज करने की देश में कोशिश कर रहे हैं, बाय हुक और क्रुक। अदरवाइज़ तो एक आदमी शमशान घाट में ना चला जाए, कब्र में उसकी पैर नहीं चले जाएँ, जब तक वो एमएलए एमपी बनना चाहता है। एक सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, वो जब तक मर ना जाए, वो आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट चाहता है। एक जज हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जब तक वो उसको कब्र में उसकी टाँग ना चली जाए, जब तक वो आफ्टर रिटायरमेंट कोई चेयरमैन चाहता है, कोई ट्राइब्यूनल का अध्यक्ष बनना चाहता है, और नहीं तो आर्बिट्रेशन में लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहता है। ये एक हो गया। ये डेमोक्रेटिक सोच के बिल्कुल विपरीत है। और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आया, कमाल की बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ से सीखा ये फैसला, पता है आपको? श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया है फैसले में, कि श्रीलंका ने वो तमाशा देखा कि राष्ट्रपति भवन में घुस के वो भाग गया राष्ट्रपति, एक बदमाश की तरह से, और देश के लोग वहां पर देखा कि कैसे मौज कर उन सोफों पर लेट लेट के कूद रहे थे लोग, देश के लोग वहां के, श्रीलंका के। कि श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने सीखा है। उसमें लिखा जजमेंट में कि श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ताकि कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री इतनी गुंडागर्दी ना करे, अपने बाप का की खैरात ना समझे इस देश को, और वो इन फाइलों को लेके बैठा न रहे। ये श्रीलंका से सीखना पड़ेगा। चलो, मैं तो कह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने श्रीलंका का ही बहाना, शर्म आई या जो अकल आई सुप्रीम कोर्ट को, कि इन्होंने वहां से सीख लिया कि पड़ोसी देश में राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे लोग, इतनी गिरावट आ गई थी, उसके बाद वहां की सुप्रीम कोर्ट चेती है, जागी है। अगर सुप्रीम कोर्ट वहां की भी पहले जागरूक होती, जिनकी जिम्मेवारी संविधान को बचाने की है, वो दिन नहीं देखना पड़ता श्रीलंका को। और इंडिया वालों को भी, ये बार-बार ये गवर्नर नंगा नाच कर रहे हैं, किसी के उसका पुश्तैनी बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। और जो बैठे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जिसकी भी सरकार आ जाती है, एक्स वाई जेड कोई भी हो, वो अपने बाप की खैरात समझ लेता है इस देश को। ये अनडेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी में नहीं चलता। इन्होंने डेमोक्रेसी का गला घोंट के हत्या करके, उसको कब्र में दबा के, शासनशाही एक तरह से प्रदर्शित हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, ड्यूटी है। ये तो देश के वकील, अब कुछ लोगों ने बोला है तो बाकी देश के वकीलों ने सुर में सुर मिलाया है, उसका भी एक कमाल है ये उन चीज़ों का कमाल है, ये उन चीज़ों का प्रेशर है। वरना हमारे यहाँ आफ्टर रिटायरमेंट जो भी जॉब का काम है,
ये अपने आप में काला कानून है। ये मछलियों को दाना डालने के बराबर है सारे कानून, कि मछली को दाना डालो और फँसाओ उसको जाल में। तो जुडिशरी का तो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों का तो कोई मतलब नहीं है, उसके बाद नौकरी करना, उसके बाद बंधुआ मज़दूर बनना। ये गलत हो रहा था देश में, और अच्छा श्रेय जाता है, चलो इस बात में भी, पारदीवाला को और महादेवन को। इन दोनों ने अच्छा काम किया, और ये श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के पास जो के इस तरह का कोई कानून जाए, उसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि उसको क्या पता? वो तो वहाँ बैठ के फिर वो भी मदारी का बंदर बन जाता है, राष्ट्रपति भी। इस देश के राष्ट्रपति का भी इन्होंने फुटबॉल बना रखी है। बहुत देशों में ऐसा हो रहा है, और इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। यहाँ के तो राष्ट्रपति से बिना उसके ऊपर के हुक्म के बगैर उनसे मिल नहीं सकता कोई। जिन लोगों को उन्होंने परमिशन दी, उनके परमिशन कैंसल कर देती है राष्ट्रपति। शर्म की बात है, इतना कमज़ोर कर दिया इन्होंने राष्ट्रपतियों को, और राष्ट्रपतियों को इस तरह बना दिया कि उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जाओ मंदिर में वहाँ जाओ, वहाँ कुंभ में स्नान करो। ये वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते, इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और ये सारा का सारा वर्णवादी मानसिकता ने इस देश में 3 तरह का जो न्याय है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, ये तो मिल जाएगा। सबसे पहले इस देश को मानसिक गुलामी से निकालना है, वर्णवादी मानसिक गुलामी से, इसके खिलाफ कानून बनाना पड़ेगा। कोई लॉ, कि इस वर्णवादी मानसिकता की कोई भी कथा, कहानी, किताब या कोई भी ढोंग शिक्षा के ज़रिए फैलाया ना जाए। ये देश मानसिक गुलाम है, जिस दिन मानसिक गुलामी से दूर हो जाएगा, किसी की बूते में नहीं, किसी के की ये ताकत नहीं कि इस देश की जनता को इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस लेने से कोई रोक दे। ये तो लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया इस देश, और बहुत अच्छा फैसला है। और एक और करना चाहिए था, एक कसर रहेगी इसमें, इस फैसले में। एक तो ये कहा वीटो की पावर नहीं है, और गवर्नर के फैसले को इलीगल ठहरा दिया, और पहली बार देश में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ही मंजूरी दे दी, चल के 10 कानून तुम्हारे पास हो। क्योंकि वो पास होने थे, इतने दिन कैसे लटका सकते हो जनता के उसको। एक और करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में ये भी करना पड़ेगा, ऐसे राष्ट्रपतियों को अगर सरकार बर्खास्त नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट को हटाने चाहिए, आर्टिकल 142 में इनको दफा करना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं इसी पे आ रहा था, मैं इसी पे, इनको दफा करने की जरूरत है, और ये सुप्रीम कोर्ट को बताने की जरूरत नहीं। इस देश में जरूरत हो तो अगर देश के पार्लियामेंट को बंधुआ मजदूर कोई बनाने की कोशिश करे, और इस देश की पार्लियामेंट में कोई स्पीकर, सभापति लोगों की वॉइस को वहां बोलने ना दे, रूल बता के नॉनसेंस करे, उनका भी नार्को टेस्ट करा के, उनकी शकल और साइकोलॉजी पढ़ के इनको बर्खास्त करने की सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है 142 में। चाहे तो बदमाशी करने वाले प्राइम मिनिस्टर को भी और राष्ट्रपति को भी हटाने की तक की पावर है, मैं ये समझता हूँ। जिस तरह की गुंडागर्दी देश के अंदर चल रही है, जो देश चाहता है मानवीय व्यवस्था, इस देश में व्यवस्था हो तो लोगों को जरूरत नहीं है किसी की। अब भी नेता, छुट भैया नेता भी, उसके पीछे पीछे लोग ऐसे घूमते हैं जैसे इसी के सहारे कुछ जुगाड़ हो जाएगा, जिंदगी कट जाएगी। कितने करोड़ों करोड़ों युवाओं को इन्होंने नारेबाजी करवा करवा के, या किसी से झंडे लगवा लगवा के नपुंसक बनाया हुआ, मानसिक गुलाम बनाया हुआ। इनको रोकना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा कानून के जरिए, और एक हेटेरोडोलो की जरूरत है इस देश के अंदर। नफरत, कोई भी नफरत की भाषा यूज़ नहीं कर सकता। 142 करोड़ के हित की बात जो ना करेगा, परिवार के 142 करोड़ के परिवार की जो बात नहीं करेगा, उसका कोई भी बयान है, उनको क्रिमिनल उसमें कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे खुद गृह मंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो। जब तक काम नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई शासन का जुगाड़ ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का मर्म अगर सुप्रीम कोर्ट के जज समझें, हाई कोर्ट के जज समझें, और इनको कॉन्स्टिट्यूशन अगर समझ में आए, तो प्रियम्बल ही इनको याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इसको गहराई में जाने की जरूरत है। मैं ये कह रहा था कि जरा एक बार मैं फैसले को कोट अनकोट बता देता हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल, बताइए। जो 11 अप्रैल को जो अपलोड किया है वेबसाइट पर ऑर्डर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 201 का हवाला देते हुए कहा, राज्यपालों की ओर से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला न्यायपालिका ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 कहता है कि जब विधानसभा किसी बिल को पास कर दे, उसे राज्यपाल के पास भेजा जाए, और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दे। इस स्थिति में राष्ट्रपति को बिल पर मंजूरी देनी होगी, या फिर यह बताना होगा कि मंजूरी नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी राष्ट्रपति का निर्णय भी अंतिम निर्णय नहीं है।
अगर बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई है, बिल में केंद्र सरकार के निर्णय को प्राथमिकता दी गई है, तो कोर्ट मनमानी या दुर्भावना के आधार पर बिल की समीक्षा करेगा। अदालत ने कहा कि बिल में राज्य की कैबिनेट को प्राथमिकता दी गई हो और राज्यपाल ने विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के विपरीत जाकर के फैसला किया हो, तो कोर्ट के पास बिल को कानूनी रूप से जांचने का अधिकार होगा। जब कोई समय सीमा तय हो तो वाजिब टाइम लाइन के भीतर फैसला करना चाहिए। राष्ट्रपति को बिल मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा। यदि देरी होती है तो देरी करने के कारण बताने होंगे। राष्ट्रपति किसी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, विधानसभा उसे फिर से पास करती है, तो राष्ट्रपति उस बिल पर फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति को लेना होगा। बार बार बिल लौटाने की प्रक्रिया भी रोकनी होगी। मतलब जो रास्ते हैं, जितने रास्ते हैं, सब रास्तों पर पहरा लगाया है। इस बार जो है सब रास्तों पर पहरा लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मलिक साहब, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, ये भाषा भी यूज करना बंद करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि ये होगा क्या गागेगी भी लगा रखा है, कि उसका जुडिशियल रिव्यू होता है में आना पड़ेगा, ये गागेगी में नहीं, कि उसका करना है, वो जरूरी है। इस तरह की भाषा यूज करनी पड़ेगी ताकि ये गागेगी के चक्कर से बचने की कोशिश जो करते हैं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो खेलती हैं शासन मानसिकता की वजह से, जो जुडिशियल सिस्टम के साथ खेलना चाहते हैं। अदरवाइज तो जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल करने का किस बात का किसको डर होता है? कौन करना चाहता है कंट्रोल? कंट्रोल वो करना चाहता है जिसके मन में शासन मानसिकता है, जिसके दिमाग में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो व्यवस्था की बात करता है, उसको डर ही नहीं होता। वो व्यवस्था की बात करता है, वो जुडिशरी गड़बड़ करे, पार्लियामेंट गड़बड़ करे, सरकार गड़बड़ करे, ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ करे, वो उस पर खुल के बोलेगा, और जरूरी है ये। तो ये भाषा ये होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह का मामला होता है तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है, होगा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इस देश के हर मामले में, मैं तो ये कह रहा हूं, हर मामले में जो पावर है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, और जो एक लोकतंत्र में होनी चाहिए है, वो ये है कि किसी भी फैसले का, हर फैसले का जुडिशियल रिव्यू होता है, होना जरूरी है डेमोक्रेसी में। ये गागे की कुछ नहीं है। बहुत बार ये कहते हैं ना जुडिशियल रिव्यू होगा कि नहीं होगा, इसी में उलझे रहते हैं। अरे हर बात का डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक जुडिशियल सिस्टम में हर बात का जुडिशियल रिव्यू होता है, होना ही चाहिए। जो ये कुछ पावर है ना, कुछ लोगों को लगता है कि इम्यूनिटी है मेंबर पार्लियामेंट को, इम्यूनिटी है किसी स्पीकर को, इम्यूनिटी किसी राष्ट्रपति को, इम्यूनिटी किसी प्राइम मिनिस्टर को। वो इम्यूनिटी सिर्फ उन कामों के लिए है जो डेमोक्रेटिक अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जरूरी है। उसके अलावा वो कोई भी शरारत करते हैं, राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति भवन का मिसयूज करता है, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में गुंडागर्दी करता है, कुछ व्यभिचार करता है, कोई गृह मंत्री इसका इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग करता है, लोगों को टारगेट गलत बनाता है, इन सब का जुडिशियल रिव्यू होना जरूरी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा, और डेमोक्रेसी में यही होता है। तब जाके इन लोगों को पता चलता है कि हम राजा नहीं हैं, हम शासन नहीं हैं, हमारे बाप का देश नहीं है। 142 करोड़ मालिक हैं, सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर इस देश के 142 करोड़ का परिवार है, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट इस देश का 142 करोड़ का परिवार है। लेकिन मलिक साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आखिरी सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण। आप अभी जस्टिस वर्मा को आपने देखा, यशवंत वर्मा को घर में नोट की बोरियां मिली, जांच आयोग बैठाई गई, एफआईआर के लिए अधिवक्ता मुंबई के समूह से लेकर के और आप लोग सबने कहा एफआईआर तत्काल हो इस पर। एफआईआर तो बहुत दूर की बात रही, चुपचाप सन्नाटे में गुपचुप तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ दिलवा दी गई। तो जब न्यायपालिका में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायपालिका के भीतर ही इस चीज को नहीं फॉलो करवा पा रहे हैं कि भाई इम्यूनिटी किसी जस्टिस को करप्शन के लिए थोड़ा इम्यूनिटी मिली है, किसी जस्टिस को विचार के लिए थोड़ा इम्यूनिटी मिली है। लेकिन अगर जुडिशरी में ही वो इम्यूनिटी देख रहे हैं, वो इम्यूनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कैसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को इम्यूनिटी से रोक पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है। एक जज के इतने गंभीर आरोप हैं, पूरा देश स्तब्ध है, उसको शपथ दिलाना, उसको नौकरी पे वापस बिठाना बिल्कुल गलत है।
ये जुडिशियल सिस्टम के साथ मजाक है। और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने अंदर बैठ के क्या किया है मुझे ज्यादा मालूम नहीं, तो अंदर की तो हमें पता नहीं। उन्होंने जो कुछ लगाया है, कुछ बातें की है, उसके बाद उन्होंने कुछ प्रेशर में आके या उनकी बुद्धि ने ये काम किया है कि जजों की जो कमाई है, उनकी इनकम है, उसको लगाएंगे। वेबसाइट पे अभी तक लगी नहीं है पूरी। न और ये 12%, उसको सिर्फ 12%, सिर्फ उसको 12%। एक जज को शपथ दिलाना या उसको काम पे वापस भेज देना, ये क्यों मजाक किया इन्होंने? इसका मतलब तुम दूसरे ग्रह के लोग हो, या वो एक जज के बगैर इस देश का बेड़ा गर्क होने वाला था क्या? ऐसे जजों की वजह से तो कईयों को छुट्टी भेज देना चाहिए। ये देश वैसे काम चला लेगा। करप्ट भ्रष्ट जजों की वजह से न्याय करना सबसे आसान काम है। जो ये लोग सोचते हैं न्याय करना मुश्किल है, न्याय करना उनके लिए मुश्किल है जिसको संविधान के ज्ञान नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, जो संविधान के मर्म को नहीं समझता, जिसके दिमाग में न्याय है ही नहीं, या जो प्रेशर में है, या किसी के भेदभाव के साथ है जो आदमी बैठा हुआ है। वरना न्याय करना तो बहुत आसान काम है। दोनों लोग हमारे सामने होते हैं, एक जज के सामने दो लोग होते हैं, दो पार्टियां होती हैं, उनके वकील होते हैं, पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी मदद लो और न्याय करो। और न्याय में एक पार्टी हारती, एक जीतती नहीं। ये नहीं, ये शासन में होता है जीतना हारना, जीतना हारना न्याय में नहीं होता। न्याय की अनुभूति होती, फीलिंग होती है। दोनों पक्षों को बराबर फीलिंग हो सकती है न्याय में। एक ने गलत काम किया है, जब उसको समझा के फैसला अच्छी तरीके से लिखा जाए, उसको महसूस हो कि वाकई मेरी गलती थी, इसलिए मैं हारा नहीं हूं, मेरी गलती को पकड़ लिया है और मेरे को एहसास भी करा दिया है। और न्याय का काम है टू रिहेबिलिटेट रिलेशनशिप, संबंधों को पुनर्स्थापित करना ही न्याय है। अगर आप संबंधों को पुनर्स्थापित नहीं कर सकते, दो भाइयों के बीच में, दो समाज के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो व्यापारियों के बीच में, तो न्याय व्यवस्था हमारी बिल्कुल शासन व्यवस्था पे आधारित है, डेमोक्रेटिक न्याय व्यवस्था नहीं है देश के अंदर। सिंपल। एक आदमी कैसे इम्यूनिटी का एंजॉय कर सकता है? एक प्राइम मिनिस्टर इस देश में कोई भी है, XYZ, नॉट ओनली मिस्टर मोदी, कोई भी एक आदमी, एक MP, एक MLA, एक एडवोकेट, एक जज, एक राष्ट्रपति, एक गृह मंत्री, किसी की हिम्मत है कि 142 करोड़ में दुर्भावना पैदा करने की? अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो, आप व्यवस्था के हिस्सा हो तो लानत है। अंदर वहीं बुलाना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये पावर इसलिए दी हुई है। तो पावर इसलिए नहीं दी कि आप दूसरे ग्रह के आदमी, आप हमारे से बड़े हो गए या आम इंसान से आप बड़े हैं। नो, आपको जिम्मेदारी एक दी गई है, वो जिम्मेदारी निभाना, मैं कहूंगा अभी मेरे हिसाब से और ज्यादातर एडवोकेट्स के हिसाब से 5-10% काम किया सुप्रीम कोर्ट ने 100 पैसे में से। जिस दिन 50 प्लस काम करेगी, जब पता चलेगा क्या व्यवस्था होती है, देश कितना सुधर सकता है, कितना एंजॉय कर सकते हैं सब लोग। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर दिल्ली है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में ग्रीन ट्रिब्यूनल है। क्या तमाशा हो रहा है? जुडिशियल सिस्टम कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं। नॉलेज ही नहीं है न्याय क्या होता है। जिस दिन हम न्याय करते हैं ना, उस दिन हमारे से कोई नफरत नहीं करता। सभी पक्ष प्यार करते हैं, सभी पक्ष मानते हैं। तो देश में क्यों हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, व्यवस्था क्यों हो रही है? क्योंकि मानसिक स्थिति ही शासन मानसिकता है। शासन मानसिकता है। एक प्राइम मिनिस्टर कानून पास होता है, वो सदन में नहीं होता, इधर उधर घूमता है। एक गृह मंत्री इस तरह बात करता है जैसे खुद ही थानेदार हो पार्लियामेंट के अंदर। एक आदमी इस तरह से वो काम करता है कि मैं सेकंड बौद्ध वो हूँ, गृह मंत्री, वो मंत्री हूँ, कोई लॉ मंत्री हूँ, इस तरह की बातें करते हैं। एक कोई आदमी किसी को वो पता नहीं क्या क्या कहता, मुस्लिम किसी दूसरे MP को। ये क्या हो रहा है? ये लोग काबिल ही नहीं है यहाँ पे जाने के लिए। हमारा सिस्टम ही गड़बड़ हो गया है सारा का सारा। सारी पॉलिटिकल पार्टी, स्पीकर सिर्फ बीजेपी भी जेबी पार्टी है, बीजेपी भी जेबी पार्टी है अब आज के दिन। इतने साल से बिना वैसे धक्कापेली कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को बढ़ाए हुए हैं, किसी को मंत्री भी बना हुआ है। कहाँ गई इनकी नैतिकता कि एक पद होगा? देश के सामने नंगे हो चुके हैं सिस्टम सारा का सारा। लोगों ने इनसे उम्मीद की थी ये कुछ डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट भी उनको नहीं। असल बात में ये एक तरह से अब बीजेपी को और आज की सरकार को मदारी का बंदर कह रहे हैं एडवोकेट मैक्सिमम। क्यों कह रहे हैं? कि मदारी है RSS और मदारी की बंदर है बीजेपी। और इसमें काम करने वाले जो जितना हेट स्पीच देगा
उसको टिकट उसकी पक्की। हाँ। जो जितना हेट स्पीच करेगा, जितना बकवास करेगा, पोलराइजेशन करेगा, गाली देगा लोगों को, वो उसका मंत्री पद भी पक्का है, वो उसकी गोद में बैठेगा। तो इसलिए वही है ना कि जो जितनी ज़्यादा अच्छी चोरी करेगा, डॉन उसको उतना हिस्सा देगा, चतुर चालाक को। ये स्थिति हो गई है। और ये राइट टू एक्सप्रेशन को दबाना चाहते हैं। राइट टू एक्सप्रेशन प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, किसी के बाप की खैरात नहीं है। ये खाली संविधान से नहीं मिला। संविधान आज अमेंडमेंट कर दो कि राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है। संविधान को हर कोने में, हर घर में उसको जला देंगे संविधान को देश के लोग, क्योंकि नेचर में ये है। और आदमी जितना बोलता है उसको जितनी छूट जहां मिलती है, ये इंडेक्स है उतने बड़े लोकतंत्र का। जहां बोलने की स्वतंत्रता जितनी है, उस देश का डेवलपमेंट, नैतिकता और भाईचारा और वो देश उतना ही मजबूत होता है। और जहां बोलने की आजादी, आज बोलने की आजादी क्यों नहीं, क्यों डर रहे हैं लोग? एक डेमोक्रेसी में लोग इतने डर जाएं, वो पत्रकारों को, वकीलों को, आम ए टू जेड को ये कहें कि ज्यादा मत बोलो, ये किसी को भी मरवा सकते हैं। कौन है ये किसी को मरवाने वाले? ये भाषा देश में हो रही है। और मुस्लिम समाज तो ये हो रहा है कि बोल रहा है जो आदमी, ये मरवा, कौन है भाई मरवाने? ये राजशाही, तानाशाही में, राजशाही में मरवाते थे, अपने बाप को मरवाते थे, अपने भाई को मरवाते थे, अपने दोस्त को मरवाते थे। डेमोक्रेसी में ये नहीं होता। अगर डेमोक्रेसी में भी, देश में ये भय व्यापत है कहीं भी, किसी भी सरकार के अंदर, तो बदमाशी है, गुंडागर्दी है, शासन है, डेमोक्रेसी नहीं है। और देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए। ऐसे बेहुदा लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना क्या, सपने में सोचना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। खैर, अभी एक एक फैसला बीच-बीच में थोड़ा-सा रोशन करते हैं न्यायपालिका में बैठे कुछ एक लोग। तो जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस महादेवन ने वो काम नहीं, किया है। मज राष्ट्रपति, मज़ा तो हाँ, मज़ा तो तब आता है, ये श्रीलंका की बिना मदद के ये फैसला आता। ये तो श्रीलंका को धन्यवाद देना चाहिए। श्रीलंका की हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइट दिखाई है इतने बड़े अपने आप में डेमोक्रेसी की, जुडिशरी को। लेकिन और ऐसे ही एक लूप होल फिर भी है जो मलिक साहब ने कहा था। वाकई में मेरा वो सवाल वही था शुरू से ही कि इस देश में कब तक मसीह पर टिप्पणी होके मसीह को फ्री कर दिया जाएगा? कब तक जी, जी, गुनहगारों जी। को? रवि रवि जो राज्यपाल रवि है, इस राज्यपाल ने 10 बिल रोके, 10 बिल रोकना गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो फिर वो रवि जी। कैसे उस कुर्सी पर रह सकता है? उस कुर्सी से तत्काल हाथ पकड़ करके सुप्रीम कोर्ट को हटा देना चाहिए था। बिल्कुल। हुँ। जब आपने मान लिया 10 बिल को देखिए, रोकना गलत। हाँ। देखिए 5 साल का समय है, देश के लोग अपने जनप्रतिनिधियों को बदलते हैं। हम्म। मगर देश मूक दर्शक नहीं बना रह सकता कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हम्म। अगर कोई बदमाशी करके, खरीद फरोख्त करके सीएम बनता है, खरीद फरोख्त करके पीएम बनता है, उनको बर्खास्त करना चाहिए देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ये है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जुडिशियल सिस्टम। जब तक ये नहीं होगा, ये लोग ये सोचते रहे कि फुटबॉल बना देंगे देश की, फुटबॉल जो बनाया हुआ देश हम्म। सो कॉल्ड पॉलिटिशियन ने। हम्म। और जिस तरह से बिल्कुल। कब्जा हो रहा है चीजों पे, जिस तरह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और भ्रष्ट लोग पदों पे बैठे हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले रहे हैं। और ये जो लोग पहले सीबीआई में इनको बना के मिसयूज करो, फिर इनको किसी उस पे पीएमएलए में मिसयूज करो, ईडी का अफसर बनाओ, फिर उनको एक्सटेंशन दो। अगर वो मदारी के बंदर की तरह नाचता है, तो मदारी उसको फिर और कुछ दे सकता है। जैसे बंदर अच्छा तमाशा दिखाएगा, मदारी उसको एक केला और खिला देता है। तो ये इन्होंने जो सिस्टम देश के अंदर है, अब ज़्यादा चल रहा, पहले भी चलता रहा, पहले सरकारों में। ये सरेआम शासन है, डेमोक्रेसी स्थापित होना भी बाकी है, मान व्यवस्था स्थापित होना बाकी है। और इसमें सारी की सारी कमी और सारा का सारा, अगर इसमें वो करेंगे, तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ज़िम्मेदार है इस देश की स्थिति के लिए। जो इंडेक्स बोलने की आज़ादी और गरीबी रेखा, 80 करोड़ को लोगों को निःशुल्क राशन, और देश के किसानों से दिल्ली आने तक की मनाही, और चंडीगढ़ में जाके उनसे बात करो, जहाँ बात करके भी उनको फिर गिरफ्तार कर लो बात करने के बाद ही। ये हाँ। बदमाशी, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तमाशा देख रही है, इसको क्या कहेंगे? ये उसी कैटेगरी में आते हैं। ये जुडिशियल सिस्टम हमारा, जुडिशियल सिस्टम हमारा मदारी के बंदर की कैटेगरी में आ रहा है आज के दिन, अगर सर्वे करोगे तो देश के वकीलों के अंदर। ये गलत है, ये ठीक नहीं है बिल्कुल। देश के चलिए, लिए। श्रीलंका से सबक लिया है।
सबक तो साउथ कोरिया से भी लेना चाहिए। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने, साउथ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने वहां के राष्ट्रपति को कुर्सी से हटा दिया। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ हटाना पड़ेगा, और मैं तो कहूँ यहाँ तो एक और काम करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। पहले खुद शुरुआत करनी पड़ेगी। ये जो बड़े-बड़े महलों में लुटियन जोन के, जिसको लूट जोन कहते हैं, उन घरों में जो हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज रह रहे, पहले तो इनको खुद छोड़ना पड़ेगा, और फिर राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर इन सबके घर खाली कराने पड़ेंगे, जो अपने आप को देश का मालिक, देश की महारानी पटरानी समझ रहे हैं, जैसे गवर्नर जनरल रहता था वहां पर जहां राष्ट्रपति रहते। अरे 400 कमरों के 500 कमरों में एक राष्ट्रपति रहेगा, इतना खर्चा क्यों करे भाई? देश के 80 करोड़ निःशुल्क राशन है, और इनके घरों पे इतनी सिक्योरिटी, इतनी बिजली, इतने वेस्ट, इतना ज्यादा नौकर चाकर चलेंगे, क्यों देंगे देश के लोग? हम वो देंगे जो जरूरी है, जो इस देश के लोग जिस तरह से जी रहे हैं, उससे थोड़ा सा 19-21 का सुधार करके अपने जनप्रतिनिधियों को रहना भी चाहिए। गांधी जी ने क्यों खाली धोती पहनी थी, क्यों कमीज भी उतार दिया था? जब उनको खुद कहीं शर्म आई होगी, उनको लगा होगा कि मेरे देश के लोग इस गरीबी तक है, हमें लानत है सूट बूट पहनने से। तो लानत है ऐसे सब लोगों को जो इन लुटियन जोन के घरों में रह रहे हैं। ये घर, अस्पताल और शिक्षा के केंद्र होने चाहिए, और इन सबको फ्लैट्स में रख के सामूहिक सुरक्षा के अंदर रखना चाहिए। देश का पैसा इन पे बर्बाद करने के लिए, इनके ऐशो आराम के लिए नहीं है, डेमोक्रेसी के। चलिए, धन्यवाद मलिक साहब, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था, इस पर चर्चा करने के लिए। न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।